भोजपुरी में एक कहावत है कि बतिया हो करतुतिया ना और मेहरी हो घरे खटिया ना। यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन घर वाली को सोने के लिए एक खटिया देने की औकात भी नहीं है। कुछ ऐसी ही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए पूछा है कि आप कोनो अर्थशास्त्री हैं क्या? आपकी बात तो झूठी निकल गई, हमने जो कहा था करके दिखा दिया। आपकी गारंटियां का क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी कहां अटक गई है, किसकी कृपा से अटक गई है, विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहां पर भाजपा की सरकार आते ही कुछ गजब गजब के कारनामे दिखने लगे हैं और अभी जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली तो नहीं है, लेकिन बहुत चिंताजनक है, शर्मनाक है, दुखदाई है और सवाल पैदा करती है कि क्या अलग अलग पार्टियों के लिए आम जनता सिर्फ और सिर्फ चूने लगाने का माध्यम है क्या? यानी वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम है क्या? इसी तर्ज पर सभी सरकारें काम करने लगी हैं। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा यदि हमारा काम आपको पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देख लीजिए। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा के 49 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दवायर पर छपी इस रिपोर्ट के अनुसार होशियारपुर गांव के निवासी रामपत यादव को सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन खबरदार जो किसी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी को लेकर कोई आवाज उठाई, ये सारी कार्यवाही भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के तहत हो रही है। याद करिए, कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर कहा था कि हम लोकतंत्र की अम्मा हैं, लोकतंत्र हमारे रगों में बहता है, हमारे DNA में है, हम लोकतंत्र को जीते हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और मुख्यमंत्री में से कोई भी सामने आकर कहेगा कि हम लोक सेवक हैं और लोग हमारी आलोचना कर सकते हैं? यही तो लोकतंत्र है। यहां पर जिस कथित वीडियो की बात की जा रही है, ट्विटर पर मोहम्मद जुबैर ने उसे शेयर किया था, मैंने उसे देखा भी। उस वीडियो में ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके लिए ऐसा एक्शन हो जाए, ये मेरा मानना है। रामपत यादव नाम का यह व्यक्ति उस कथित वीडियो में वही बात कर रहा था जो आम जनमानस आए दिन नेताओं के बारे में कहता है। अब आम जनमानस नेताओं के बारे में क्या कहता है ये तो आप जानते ही हैं। जानते हैं तो ध्यान से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पिछले लगभग 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर लगातार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। देश में कोनो समस्या आ जाए उसके लिए नेहरू जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग मामलों पर लगातार नेहरू को घोरने की कोशिश होती है, उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया जाता है। यह अलग बात है कि यह सारे प्रयास हमेशा ही समंदर से 2 बाल्टी पानी निकालने जैसा हो जाता है। नेहरू की छवि पर कोई असर नहीं होता। लेकिन उन्हीं पंडित नेहरू के बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि आजादी के बाद एक गरीब बुढ़िया पंडित नेहरू के गिराबान पर हाथ लगाकर उन्हें झकझोरते हुए पूछती है कि अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, तू प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला? इस पर पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि आप इस देश के प्रधानमंत्री के गिरबान पकड़कर यह सवाल पूछ रही हैं, आपको यही मिला है, यानी आप इस देश के मालिक बन गई हैं। मैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी आपका नौकर हूं और जो व्यवस्था आपको मिली है वो है लोकतंत्र। आपको बोलने की आजादी मिली है, सवाल करने की आजादी मिली है, आलोचना करने की आजादी मिली है। लेकिन चूंकि देश की जनता को पहले से ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया तथा IT सेल के गुर्गों ने इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि देश में अब तानाशाह की जरूरत है, अब तानाशाही से काम चलेगा। तो किसी भी बात को लेकर यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो जाती है या फिर देश के भगोड़ों का नाम लेकर कोई उन्हें चोर बुला दे, चुनावी रैली में ही सही, और उस व्यक्ति की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है, तो भी भक्त लॉबी उसे 100% सही मानती है, क्योंकि उन लोगों को तानाशाही व्यवस्था के लिए तैयार किया जा चुका है मानसिक रूप से। वैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। ये उसी प्रदेश की पुलिस है जहां पर महिलाओं के खिलाफ आए दिन एक से बढ़कर एक जघन्य अपराध होते हैं, जहां की पुलिस BHU की छात्रा के साथ छेड़खानी करने वालों को हफ्तों तक पकड़ नहीं पाती। हाल ही में NCRB ने उत्तर प्रदेश को हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ जुर्म में नंबर 1 बताया। ये अलग बात है कि वहां के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, यहां तक कह देते हैं कि नारी सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को पाताल से खोज कर लाएंगे। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने पाताल के अलावा भी कोनो दूसरी जगह ढूंढ ली है छुपने के लिए, तभी तो पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाती। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, चुनाव के समय अखबारों में बड़ा बड़ा छपवा दिया जाएगा कि यूपी में अपराधी खत्म हो चुके हैं, अपराध है ही नहीं। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का दावा भी करती है, लेकिन इसी बात को याद
दिलाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बात कही है उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। हाईकोर्ट में दाह संस्कार के लिए उचित सुविधाएं न मिलने को लेकर कोई मामला सुना जा रहा था। इस पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार ने जनसंख्या विस्तार की तुलना में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न होने की चिंताओं पर ध्यान दिया और यहां तक कह दिया कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दाह संस्कार का जो स्थल है यानी जो श्मशान घाट है, यहां पर बुनियादी ढांचे का विकास कछुए की गति से किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी अच्छी सुविधाएं पाने के लिए जीवन भर संघर्ष तो करता ही है और मरने के बाद भी, अंतिम सांस लेने के बाद भी वो उचित दाह संस्कार की सुविधा पाने से वंचित रह जाता है। एक तरफ तो हम 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ दाह संस्कार केंद्रों पर उचित सुविधा होने में भी असमर्थ है। आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हमने वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर लोगों से बातचीत की थी, वहां की दुर्व्यवस्थाओं को दिखाया था और इतना अंबार लगा हुआ था दुर्व्यवस्थाओं का कि आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस स्थान पर प्रतिदिन लाखों लोगों का आना जाना होता है वहां पर एक शौचालय तक नहीं है। यह बात कितनी चौंकाने वाली है कि जहां पर शव को जलाने में 5 से 6 घंटे का वक्त बिताया जाता है, उस दौरान व्यक्ति को यदि शौचालय जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी सुविधा भी नहीं है। लेकिन वाराणसी स्मार्ट सिटी है, यह बात ध्यान में रखिएगा। भूल जाएंगे तो अखबार में छपवाना पड़ेगा। शौच जाने के लिए या फिर पेशाब के लिए भी आवश्यकता होने पर या तो लोग दूसरे घाटों पर कूद फांद कर जाते थे, हद से ज्यादा गंदे स्थानों पर किया करते थे, या फिर वापस बाजार में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। ऐसी सुविधा मिलती थी वाराणसी स्मार्ट सिटी में। हाल फिलहाल में वहां पर शौचालय की व्यवस्था बनी कि नहीं बनी यह हमें नहीं पता, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन चिंताओं को व्यक्त किया है वाकई वो बड़ी गंभीर है। बहरहाल अब जरा छत्तीसगढ़ की नई नवेली सरकार का एक और कारनामा देख लीजिए। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से आड़े हाथों लिया है उसे सुनकर जाइएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि जल्द ही राशन कार्ड में फोटो बदले जाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल अपने प्रचार के लिए फिर से जनता को लाइन में खड़े करने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव से जनता को परेशानी होगी, दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर के अनुसार 2 साल पहले ही नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि हजारों लाखों रुपए इसमें राजकोष का खर्च किया जाएगा। राशन कार्ड जब पुराना हो जाए, फट जाए, तब बदला जाए तो कुछ ठीक भी है। अभी तो 2 साल पहले ही बना है, सबके पास राशन कार्ड है। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो चिपकाने के लिए इसे निरस्त कर रही है। छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड आप भी देख लीजिए, जिस पर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की सरकार के लोगों की फोटो लगी हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे के किए गए कार्यों का श्रेय चुरा लेती है, हड़प लेती है, डाका डाल लेती है, वो अपनी सरकार में बांटे जा रहे राशन का श्रेय कांग्रेस को नेताओं को कैसे लेने देगी। सवाल यह भी है कि इन सब में कितने लाख या करोड़ रुपए खर्च होंगे, इन सब का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा। और अभी कांग्रेस के जो नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, यदि उन्हें जनता के हितों की और राजस्व की इतनी ही चिंता होती तो अपनी सरकार के दौरान उन्हें भी सोचना चाहिए था कि ऐसा राशन कार्ड बनाएं जो सरकार बदलने पर भी काम करे। क्या बिना फोटो के राशन कार्ड जारी नहीं हो सकता क्या? किसी भी योजना में नेताओं की तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ और सिर्फ सरकार लिखकर काम क्यों नहीं चला सकते? लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं कि अब सिर्फ प्रचार का जमाना रह गया है, लोग बिना किए प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो फिर करने वाला प्रचार किए बिना कैसे रह पाएगा। हमने आपको कई बार बताया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो बजट आया था, उस वक्त में एक वक्त में उसका ज्यादातर हिस्सा खाली प्रचार में खत्म हो गया। बेटियों की कितनी भलाई हुई, कितनी बेटियां बच पाई, ये तो आप देख ही रहे हैं। मगर कुल मिलाकर सवाल यह है कि एक की सत्ता जाएगी तो वो दूसरे का फोटो मिटाएगा, फिर दूसरे की आएगी तो वो पहले का फोटो मिटाएगा और अपना फोटो चिपकाएगा। लेकिन इन सब के बीच पिसाई किसकी हो रही है? ये पिसाई है आम आदमी की, आम जनमानस की। राशन कार्ड में फोटो बदलने में जो खर्चा आएगा और लाइन लगने से जो नुकसान होगा वो आपका होगा, न कांग्रेस के नेताओं का होगा, न बीजेपी वालों का होगा। तो छत्तीसगढ़ के लोग इतना ध्यान में रखें कि यदि कुछ ऐसा होता है तो वो अपनी सरकार से कहें कि ऐसा राशन कार्ड बनाओ जो सरकार बदलने पर बदलने की आवश्यकता न पड़े, बिना फोटो के राशन कार्ड बनाओ। हालांकि जनता की बात सुनता ही कौन है, सुन ले तो अच्छी बात है। कुछ महीने पहले कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने यहां पर 5 गारंटियां दी थी। पिछले दिनों वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने एक कार्यक्रम में अपनी 5वीं गारंटी पूरी की। इस दौरान वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कांग्रेस की 5 गारंटियों की आलोचना करने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और आश्चर्य जताते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी कोनो अर्थशास्त्री है क्या? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की गारंटी लागू होगी तो कर्नाटक दिवालिया हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की यह बात तो गलत साबित हुई। हमने अपनी 5 गारंटियां लागू कर दी और यह स्थिति है कि गारंटी लागू होने से राज्य अब आर्थिक रूप से और मजबूत हो गया है। दरअसल कर्नाटक
की सिद्धरमैया सरकार ने अपनी 5वीं और अंतिम चुनावी गारंटी युवा निधि के पंजीकरण की शुरुआत की। इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को 3,000 रुपया और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। सिद्धरमैया ने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां पैदा करनी चाहिए थी। कितनी नौकरियां आई? प्रधानमंत्री जी, आप तो अपना वादा निभाने में फेल हो गए। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को युवा निधि सहायता देने के साथ साथ मुफ्त प्रशिक्षण भी देगी। 12 जनवरी 2024 से यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। यानी कर्नाटक में जो भी नौजवान स्नातक या डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद कम से कम 6 महीने तक बेरोजगार बैठा है, उसके आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर स्वरोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसे 1,500 रुपया और 3,000 रुपया प्रतिमाह उसके खाते में सरकार भेजेगी। वैसे आजकल चारों तरफ भाजपा के पोस्टरों में मोदी की गारंटी का ठप्पा लिखा हुआ नजर आता है। उसी तर्ज पर लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो 15 लाख वाली गारंटी थी वो किसने दिया था? 100 स्मार्ट सिटी वाली गारंटी किसकी थी? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार फलनवा सरकार, वो गारंटी किसकी थी? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, वो गारंटी किसकी थी? हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराने की गारंटी किसकी थी? 2 करोड़ रोजगार हर साल की गारंटी किसकी थी? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, ये वाली गारंटी किसकी थी? 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे और देश के आम जनता में बांट देंगे, गारंटी किसकी थी? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पता चला कि जिन पर आरोप लगाते थे ज्यादातर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मोदी की गारंटी में यही कार्रवाई होती है? इन सारी गारंटियों के फेल्योर पर जवाब कौन देगा? सवाल कौन पूछेगा? आप सब जानते हैं। सवाल पूछने की जिम्मेदारी जिनकी है वो सत्ता के जूतों में रेंग रहे हैं, तो सवाल वहां से तो निकलेगा नहीं, फिर जवाब देने की बात ही नहीं आती है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।